Okay, good afternoon, everybody. Once again, I welcome you all to the regular lecture series on English grammar, reading comprehension, and vocabulary for MBA, CET, MBA, CCAT, and MSET CET examinations. Well, until now, we have successfully discussed about the usage of present tense, past tense, and today we are likely to discuss about the usage of फ्यूचर टेंस। ओके, तो आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का जो यूसेज है उसके बारे में। जस्ट लाइक एनी अदर टेंसेस, फ्यूचर टेंस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 सब क्लासेस, नेमली फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, and then comes future perfect continuous tense. I would like you to understand one of the most important thing. If you are really looking forward to ameliorating your communication skill, I would like you to pay the close attention to the usage of future simple and future continuous tense, because these are the two tenses along with present tense are largely used by a communicator in English. So let me just tell you something about the using of future simple tense. Always remember, the future simple tense is basically composed of two important factors. You need to use subject at the beginning of the sentence, that is part number 1. Secondly, you need to use either shall or will as an auxiliary verb. अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप shall कब यूज करोगे? जब आपका सब्जेक्ट I और we रहेगा तभी आप क्या करोगे? shall का यूसेज करोगे। अब जनरली क्या होता है, ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के बाद शाल यूज करने की प्रथा है। आज भी आप ब्रिटिश जो मूवीज होती है ना उनको आप देखिए, ज्यादातर वहां पे शाल यूज होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आफ्टर एवरी सब्जेक्ट यू कैन यूज विल, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद में विल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, आप ये भी कह सकते हो, एंड आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, इट इज करेक्ट। और ध्यान में रखना, अगर आपने आई और वी छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के बाद अगर शाल यूज किया है तो इसका मतलब है आप उसे थ्रेट दे रहे हो, थ्रेट धमकी द्यायची असेल एखाद्याला। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल डू योर होमवर्क नाउ, तुम अभी अपना होमवर्क करोगी, धमकी दे रहे हो। यू शैल नॉट कम टू द क्लास अगेन, तुम फिर से क्लास में आना मत। मतलब आप क्या कर रहे हो, जब किसी को थ्रेट दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, तब आप शाल यूज करोगे। मतलब इफ शाल इज यूज्ड except I and we, it is used to threat somebody, किसी को धमकी देने के लिए उसका यूसेज किया जाता है। ठीक है, तो आप जनरली सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट आप आइदर शाल या विल यूज करोगे, एंड देन यू नीड टू यूज द इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। शी विल मैरी मी, वो मुझसे शादी करेगी। ठीक है, ये हमने क्या लिया, शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विल ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, मेरी वर्ब है, और मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है। ये हमने सेंटेंसेस लिया है। अब इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव वर्ड का यूसेज नहीं है। अब हमको नॉट पता है कि नॉट निगेटिव है, बट देर आर अदर सर्टन वर्ड्स विच आर ऑल्सो कंसिडर्ड निगेटिव इन नेचर, जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑलमोस्ट नेवर, ओके, नेवर, नो, उसके बाद में और एक सेल्डम। दीज आर द वर्ड्स विच ऑल्दो दे लुक पॉजिटिव but they are negative in meaning. For example, I hardly play cricket, sentence negative है। I was ill last month and I could barely walk, ये भी negative है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्डम टॉक्स टू मी ऑन द फोन, वो कभी कभार मुझसे फोन पे बात करती है, ये भी क्या है, निगेटिव है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो बाकी वर्ड है ये भी निगेटिव है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है द सेंटेंस विच डज नॉट कंटेन एनी निगेटिव वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही विल लीव फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए निकलेगा। आई शैल रिजेक्ट हर प्रपोजल, मैं उसके प्रस्ताव को नकार दूंगा, ऐसा उदाहरण है। अब निगेटिव में आप क्या करोगे गाइज, फ्यूचर सिंपल का निगेटिव आप कैसे करोगे, आइदर आप यूज करोगे शाल नॉट या क्या करोगे, विल नॉट। शाल का होता है शाल नॉट, विल का होता है विल नॉट। अब ध्यान रखना, आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, विल का लॉन्ग फॉर्म निगेटिव में आता है विल, और इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म जो है
वो आता है won't. ओके, will, won't. वैसे शाल है, शाल का आता है शाल नॉट, और इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या आएगा, शांट. क्या आएगा, शांट. ये आपको ध्यान में रखना है. ही विल नॉट लिव फॉर मुंबई और ही वोंट लिव फॉर मुंबई. आई शांट रिजेक्ट हर प्रपोजल, आई शाल नॉट रिजेक्ट हर प्रपोजल, ऐसे उदाहरण आएगा. अब वही इसका इंटरोगेटिव करना है. इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन इसका, विल ही लिव फॉर मुंबई, क्या वो मुंबई के लिए निकलेगा. तो शाल और विल को यू शुड यूज देम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस when you want to make an interrogative of it. shall I reject her proposal, will they accept you, क्या वो तुम्हारा तुम्हारा स्वीकार करेंगे. shall I reject her proposal, क्या मैं उसके प्रस्ताव को नकार दूं. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है. अब यहाँ पे देखो, द फॉर्म ऑफ इट विल इज नॉट नॉर्मली शॉर्टन. अगर इट विल है ना, तो इट विल को आप शॉर्ट फॉर्म कैसे करोगे. जैसे उदाहरण है, इट विल बी डन, इट विल बी डन. अब इसको जनरली आप शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है. अगर आपने ऐसे किया इट अपॉस्ट्रॉफी डबल एल, ये गलत हो जाएगा. हमेशा ध्यान रखना कि इफ देयर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट विल, इट इज नॉट यूजुअली शॉर्टन्ड. आप इसको क्या नहीं कर सकते, नॉर्मली इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है. अब ध्यान रखना, शाल इज स्लाइटली डेटेड बट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ विल विथ आई और वी. एक्चुअली शाल का यूसेज ये थोड़ा मतलब पुराना यूसेज है. जब जैसे जैसे लैंग्वेज इवॉल्व होती गई, विल का यूसेज बढ़ता गया. लेकिन अगर आपको इवन इफ यू वांट टू यूज शाल, यू शुड यूज विथ आइदर वी और आई. ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है. अब आपको ध्यान रखना है. अब गाइज आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है कि ये कुछ आइडियाज है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग डिफरेंट टेंसेस. कुछ ऐसी आइडियाज है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि उनको व्यक्त करने के लिए आप अलग अलग टेंसेस का यूज करते हो. जैसे कि सिंपल प्रेडिक्शन है. सिंपल प्रेडिक्शन आपको करना है कि सर इंडिया एशिया कप जीतेगा, आपने प्रेडिक्शन किया है, तो इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हो, सिंपल फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हो. फिर आता है अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट मतलब आपने कोई नियोजन किया है, तो फ्यूचर में कोई आपने अरेंजमेंट की है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हो और फ्यूचर सिंपल भी आप यूज कर सकते हो. प्लान्स एंड इंटेंशन है, आपका कोई प्लान है, कोई इंटेंशन है, भले आपका प्लान साल भर बाद एक्टिव होगा, फिर भी आप क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे वहां पे. टाइम टेबल्ड इवेंट अगर है, सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी इवेंट अगर टाइम टेबल्ड है, मैंने प्रेजेंट सिंपल के यूसेज में ये आपको बताया था कि अगर आपका कोई इवेंट शेड्यूल्ड है, टाइम टेबल्ड है, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस वहां पे यूज करोगे. प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस, मतलब किसी भी चीज का अभी आपके पास एविडेंस है, उसके आधार पे कि सर पिछली बार इंडिया मैच जीता था, आई थिंक इंडिया विल आल्सो विन द मैच, ये आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया है. विलिंगनेस है, विलिंगनेस, किसी चीज को आप करना चाहते हो, तो उस समय फ्यूचर सिंपल आएगा. ओके, वुड यू लाइक टू कम टू अ मूवी विथ मी, क्या आप मेरे साथ मूवी देखने आना चाहोगे. यस सर, श्योर, आई विल. विलिंगनेस कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, ऐसा आपने उदाहरण लिया. एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, भविष्य में कोई एक्टिविटी होती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग, कल शाम में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब एक कंफर्म प्लान है. उसके बाद में एन एक्शन और इवेंट दैट इज अ मैटर ऑफ रूटीन, कोई रूटीन एक्टिविटी है, उसके लिए आप फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे. तो ये ऐसे कुछ कंडीशंस है कि कंडीशंस के लिए आप अलग अलग टेंसेस यूज कर सकते हो. You can either talk about them by using present simple tense or sometimes by future continuous, present continuous और future simple. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं यहाँ पे, There will be snow in many areas tomorrow. कल बहुत से पार्ट में क्या रहेगा, स्नो रहेगा. अब यहाँ पे आपने नॉर्मली विल बी यूज किया है, तो जब आप विल बी यूज करोगे और विल बी के बाद कोई वर्ब नहीं रहेगा, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द फ्यूचर. भविष्य की अवस्था आपको अगर दिखाना है, स्टेट ऑफ फ्यूचर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे विल बी जो है वो आप यूज करोगे, विल बी. सो विल बी और शैल बी इज बेसिकली यूज्ड टू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ फ्यूचर इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी इन क्लास टुमारो एट दिस टाइम, कल इसी समय मैं क्लास में रहूंगा. ऑन संडे समवेयर अराउंड 6 o'clock in the evening,
आई विल बी वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, ये आपने यूज किया, और आई विल बी इन थिएटर आफ्टर अ मंथ आई विल बी इन कैलकाटा फॉर अबाउट 2 days फॉर अ कॉन्फ्रेंस, मतलब 2 महीने के बाद मैं कोलकाता में रहूंगा. So when will be or shall be is used in a sentence, that too without a verb appearing in front of them, then that indicates the state of the future. जैसे कि I will be with my parents next month. I will be going. I will be in Mumbai tomorrow. On Sunday, on Sunday afternoon, I will be at my room. Sunday afternoon को मैं अपने रूम पे रहूंगा. इसका मतलब क्या है कि will be जो है ये फ्युचर के स्टेट को दिखाता है. फ्युचर मध्ये एखादी गोष्ट कशी असेल त्याच्या अवस्थेबद्दल ते आपल्याला काय देतं, माहिती देतं. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. दुसरा, आय एम मीटिंग जिम ऍट द एअरपोर्ट. मी जिमला एअरपोर्ट वर भेटत असेन. यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर सिचुएशन कि कल मैं जिम को एयरपोर्ट पे मिलते हुए रहूंगा, लेकिन कल आपको जिम पे एयरपोर्ट पे मिलना है और आपने ये 100% डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो आपने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया है. वी आर गोइंग टू स्पेंड द समर अब्रॉड. हम ये समर अब्रॉड मतलब बाहर विलायत में हम बिताने जा रहे हैं. अब देखिए समर अभी तक आया नहीं है, ये तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, लेकिन हमने प्लान कर लिया मम्मी पापा ने और हमने कि चलो यार ये समर को हम अब्रॉड जाएंगे. अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर यूज किया है गोइंग टू का. सो वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ गोइंग टू व्हेन यू हैव मेड अ प्लान फॉर समथिंग विच इज लाइकली टू हॅपन इन फ्युचर. भविष्यामध्ये एखादी गोष्ट होणार आहे, पण ती गोष्ट भविष्यात जरी होणार असेल तरी त्याचं नियोजन, त्याची प्लॅनिंग तुम्ही आत्ता वर्तमानात केलेली असेल तर तुम्ही काय करता, गोइंग टू चं स्ट्रक्चर जे आहे ते वापरता. देन द प्लेन टेक्स ऑफ एट 3 AM. 3 बजे प्लेन निकलते, शेड्यूल्ड इवेंट है सर, रात के 3 बजे प्लेन निकलती है. आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन. मुझे लगता है आज बारिश होगी, मतलब वातावरण दिख रहा है, एकदम आभाळ आलेला आहे, काळं कुट्ट, ओके क्लाउड हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार आज बारिश होगा, मतलब अब आभाळ आले, ढग दाटून आले म्हणजे पाऊस पडणारच आहे. वी विल गिव यू अ लिफ्ट टू द सिनेमा. सिनेमा मतलब सिनेमा थिएटर, कि चलो हम आपको सिनेमा थिएटर तक लिफ्ट दे देते हैं. तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है. दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी सन बेदिंग. इसी समय अगले हफ्ते में सन बेदिंग कर रहा हूँ. सन बेदिंग करने का मतलब क्या है, सुबह सुबह बढ़िया से धूप में बैठे रहो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, सन बेदिंग. BATH बाथ, लेकिन जब उसको ING लगता है ना वो क्या हो जाएगा, बेदिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखना है. देन यू विल बी सीइंग जॉन इन द ऑफिस टुमोरो. कल आप जॉन को ऑफिस में मिल, तू उद्या जॉनला ऑफिस मध्ये भेटत असशील, वोंट यू, नाही का. ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है. यू आर टू ट्रैवल डायरेक्टली टू लंडन. अब यहाँ पे देखो हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है. यू आर टू ट्रैवल डायरेक्टली टू लंडन, तुला डायरेक्टली लंडनला जायचे आहे. यहाँ पे हमने जो इन्फिनेटिव फॉर्म यूज किया है ना, उसका यहाँ पे इसका अर्थ है माइल्ड कमांड. ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति को हमें माइल्ड कमांड देनी है तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली ये यू आर टू ट्रैवल, टू ट्रैवल क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, वर्ब के पहले फॉर्म के पहले टू. ओके, आय एम टू गो टू मार्केट, मला आता मार्केटला जायचं आहे. यू आर टू डू युअर होमवर्क नाऊ, आता तुम्हाला तुमचं होमवर्क करायचं आहे. दिस इव्हिनिंग यू आर टू ट्रॅव्हल टू अमेरिका डायरेक्टली, आज संध्याकाळी तुम्हाला अमेरिकेला जायचं आहे. ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है. ओके, अ मंथ फ्रॉम नाउ ही विल हैव फिनिश्ड ऑल हिज एग्जाम्स. ये फ्यूचर परफेक्ट है कि अब से 1 महीने बाद उसके एग्जाम्स पूरे हो चुके होंगे. ये हमने क्या लिया है, उदाहरण. मतलब ध्यान रखना कि फ्यूचर इवेंट को दिखाने के लिए नॉट नेसेसरी कि हम फ्यूचर टेंस ही यूज करें. वी कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस और certain other tenses, the structure like going to or continuous structure when you actually want to talk about the future things. Is this clear? Okay, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं गाइस सिंपल फ्यूचर टेंस जो है ना, सॉरी, अब आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाता है फ्यूचर इव्हेंट के लिए. म्हणजे एखादी गोष्ट घडणार कधी आहे, भविष्यामध्ये. कोई चीज होने की संभावना फ्यूचर में है, लेकिन फिर भी उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज करेंगे. ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल में देखिए कैसे आता है. पहला ध्यान रखना, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर समथिंग विच इज शेड्यूल्ड. किसी भी चीज की प्लानिंग अगर आपने बना के रखी है, चाहे वो चीज फ्यूचर में क्यों ना होने वाली हो,
किसी भी चीज का शेड्यूल आपने बना रखा है, तो अगर कोई चीज शेड्यूल्ड और टाइम टेबल्ड है, अगर कोई चीज कैसी है, शेड्यूल्ड और टाइम टेबल पे है, तो आप क्या करोगे वहां पे, आप यूज करोगे वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करोगे। ये इसका क्या है, पहला है। जैसे कि द प्लेन अराइव्स एट 18 टुमारो। देखो ट्रेन और प्लेन में ये 1 2 3 4 वाला नहीं, 15 16 17 और 24 आवर का यूज होता है। 18 मतलब सुबह के शाम के 6 बजे, है ना, 18 मतलब शाम के 6 बजे। द प्लेन अराइव्स एट 18 टुमारो, कल शाम 6 बजे प्लेन आएगी। देखिए प्लेन कल आएगी, हम बात तो आज कर रहे हैं, प्लेन तो कल आएगी, फिर हमें यूज करना चाहिए फ्यूचर टेंस, बट विच टेंस आर वी यूजिंग, वी आर यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस। व्हाई, क्योंकि प्लेन कल 6 बजे आएगी, ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, ये ऑलरेडी टाइम टेबल्ड है, दैट इज वाई हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज कर रहे हैं। दूसरा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, the simple present is also used to make statement about events at a time later than now। मतलब अभी से थोडी देर बाद अगर कोई इव्हेंट होणे वाला है, म्हणजे आता थोड्या वेळानंतर एखादी घटना घडणार असेल, तरी प्रेझेंट सिंपल वापरतो आपण। जैसे कि शी हैज अ योगा क्लास टुमारो मॉर्निंग, अभी से कल तक उसका क्या है, योगा क्लास है। हम ये भी कह सकते हैं ना, शी विल हैव अ योगा क्लास टुमारो मॉर्निंग, नो, बट ये उसका रूटीन है, इस समय उसका योगा क्लास हर रोज होता है, और हम कल भी उसका क्लास है, म्हणजे रोज त्याचा तिचा क्लास आहे, उद्या पण तिचा क्लास आहे, मग आपण कसं शी हैज अ योगा क्लास टुमारो असं लक्षात ठेवायचं। देन और ध्यान रखना है गाइस, कोई शेड्यूल्ड इवेंट है कैलेंडर पे है, जैसे कि द रेस्टोरेंट ओपन्स एट 19:30 नाइट, 19:30 मतलब 7:30। आज 7:30 पे ये नया रेस्तरा खुल रहा है। रेस्तरा मतलब जहाँ पे खान पान की चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट संडे एट 14 देयर इज एन इंग्लिश एग्जाम। अगले संडे 14 मतलब कितना, 2 बजे, देयर इज एन इंग्लिश एग्जाम। अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज क्यों किया है, बिकॉज सभी इवेंट कैसे है, शेड्यूल्ड है, एंड फॉर एनी शेड्यूल्ड इवेंट यू नीड टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आपको यूज करना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे। द प्लेन लीव्स इन 10 मिनट्स, प्लेन 10 मिनट में लिख लेगी, ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, वस्तु स्थितियां है। द प्लेन इज गोइंग टू लिव इन 10 मिनट्स, पहला है प्रेजेंट सिंपल और दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया है। तो हम गोइंग टू का स्ट्रक्चर कब यूज करते हैं, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिच्युएशन, मीनिंग इफ यू डोंट हरी अप यू आर गोइंग टू मिस। म्हणजे आता प्लेन 10 मिनिटात सुटणार आहे, म्हणजे प्लेन इतक्या इतक्या वाजता सुटणार आहे हे ऑलरेडी कन्फर्म आहे, तेवढे वाजायला आता 10 मिनिटं काय आहे, उशीर आहे, म्हणून आपण ते वापरलंय। म्हणजे आप सिचुएशन के अनुसार बोलोगे तो गोइंग का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर ऑलरेडी शेड्यूल्ड इवेंट है तो प्लेन लीव्स इन 10 मिनट्स, कि आपसे 10 मिनट में प्लेन निकलने वाली है और ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो हम वहां पे प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना, वी कैन ऑल्सो यूज मॉडल्स लाइक मे, माइट, कुड when we are not sure about the future। जनरली फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हम कुड, मे और माइट यूज कर सकते हैं। जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूसेज डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। आपने कभी कभी कुछ एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, स्पेसिफिकली यूपीएससी और सीए के क्लास वाले यूज करते हैं, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका नाम लगा देते हैं और उसके बाजू में एक ब्लैंक फोटो रखते हैं, उस ब्लैंक फोटो पे ऐसा क्वेश्चन मार्क है और नीचे लिखा होता है यू कुड बी द नेक्स्ट। वहां पे उन्हें यू विल बी द नेक्स्ट बोला क्या, क्योंकि विल जो है ये 100% श्योरिटी देता है, यू विल बी द नेक्स्ट मतलब अगले स्टूडेंट आप ही रहोगे। वो ये थोड़ी कहते हैं, उनपे तो केस हो जाएगा कोर्ट में कि सर आपने तो बोला था क्लास लगाओ मैं यूपीएससी पास हो जाऊंगा, मैं तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला यू कुड बी द नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि तुम अगले स्टूडेंट हो सकते हो। यहाँ पे उनका जो प्रेडिक्शन है वो क्या है, लेस देन 50% है, कि भाई तुम भी यहाँ पे हो सकते हो, बट आर दे गिविंग अस एनी श्योरिटी, नो दे आर नॉट अश्योरिंग अस इन एनी वे, ठीक है। ध्यान रखना, मे माइट जो है, मे माइट और कुड, द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर विथ मे एंड माइट इज somewhere around 50%। For example, sir, I may go to Mumbai tomorrow, 50% chances। I might go to Mumbai tomorrow, 50% chances। I could go to Mumbai tomorrow,
मैं कल मुंबई जाऊंगा, चांसेस कितने हैं, लेस देन 50% है, ठीक है। जैसे कि आई माइट स्टे एट होम टू नाइट और आई माइट गो टू द सिनेमा, आज रात में शायद मैं घर पे ही रहूंगा या फिर सिनेमा मतलब थिएटर में जाऊंगा। वी कुड सी मेरी एट द मीटिंग, शी समटाइम्स गोज, मीटिंग की जगह मेरी को मिल सकते हैं, वो कभी कभार जाती है। कंफर्मेशन है नहीं, अगर मेरी वहां पे आई तो हमें मिलेगी और नहीं आई तो नहीं मिलेगी। मतलब ध्यान रखना कि कुड से जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है विच इज लेस देन 50% एंड द पॉसिबिलिटी विच इज इंडिकेटेड बाय मे एंड माइट वो समवेयर अराउंड 50% होती है। इज दिस क्लियर? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी ऑफन यूज वर्ब्स लाइक वुड लाइक, प्लान, वांट, मीन, होप, expect to talk about the future. What are you going to do next year? यार अगले साल तुम क्या करने जा रहे हो? I would like to go to university. मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ। We plan to go to France for our holidays. अगले साल हम हमारी छुट्टियों के लिए फ्रांस जाएंगे। मतलब फ्रांस चलेंगे तो पूरा जर्मनी, लंदन ये सब पास पास है ना। आप 4 घंटे में लंदन से फ्रांस जा सकते हो। अंडरग्राउंड ट्रेन है, पूरा ट्रेन अंडरग्राउंड ही है, मेट्रो। 4 आवर्स में आप कहाँ चले जाओगे? पेरिस में। आईफेल सीन नदी है, आईफेल टावर के नीचे आप क्या कर रहे हो? फोटो निकाल रहे हो, है ना। मुझे अगले साल प्रोबेबली समर के बाद आई वुड लाइक टू ट्रैवल होल यूरोप। मैंने डिसाइड किया कम से कम 20 एक देश तो मैं ट्रैवल करूँ। 20 एक देश, लगभग उसको 15-20 लाख, 20-25 लाख तक खर्चा आएगा, 20 lakhs, ज़्यादातर नहीं। बट आई एम बेंट अपॉन दैट आई एम गोइंग टू वॉन्डर ऑल द यूरोप्स के 20 देश, कम से कम 1.5-2 महीने ना घूमना है। आपको पता है यूरोप कंट्री में हमारे यहाँ पे जैसा जिसके पास ज़्यादा पैसा है, गांव में, शहरों में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मतलब आप गांव से बिलोंग करती है, ठीक। तो जैसे गांव में क्या होता है, मान लो 100, 150, 200 घर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना उसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। एक ज़माने में क्या होता था, जिसके पास नॉलेज है, अच्छा चरित्र है, उसको अच्छा समझा जाता था। अब आदमी बेवड़ा रहे, स्मोकर रहे, कुछ भी रहे, पैसा है अच्छा है। यूरोप में किस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दिया जाता है? तो आप स्विट्जरलैंड जाइए, नेदरलैंड जाइए, डेनमार्क जाइए, नॉर्वे जाइए, जिन जो लोग ज़्यादा घूमते हैं ना उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब वहाँ के लोग देखिए, टूरिस्ट जो है ना वहीं के लोक ज़्यादा आते हैं। इंडिया में भी आएंगे, बाहर जाएंगे, आपल्या संभाजीनगरच्या लेण्या पाहायला ती लोक येतात। हम लोग ज़्यादा नहीं जाते, वो लोग आते हैं अपने कैमरा, गळ्यात कैमरा घेऊन, मोबाइल घेऊन, हाफ पैंट पहन ली, शर्ट लगा लिया और घूमते रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये उनका ये कहना है कि भाई आपने जितनी चीज़ों को, जितने प्लेसेस को आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट जो है वो मिलता है। वहीं इंडिया में पैसा बहुत है इंसान के पास, फटी हुई बनियान पहन रहा है, चप्पल फट गया उसको सिला सिला के पहन रहा है, वो अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है। मतलब मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, चप्पल अगर फट गई तो उसको सिलाते हैं 2-2 बार, नया नहीं खरीदेंगे। और घर पे बेटे के लिए 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रखी है। ऐसे मैंने मेरे गांव में ऐसे 2-3 नमूने हैं। कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कहीं जाना है तो बस से जाएंगे, बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, 4 दिन पैरासीटामोल का टैबलेट ले लेंगे। खाने में भी बस एक सब्जी और दाल, बाकी कुछ ज्यादा खाएंगे भी नहीं, ना बच्चों को खर्च करने देंगे। उनको लगता है कि यार घर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, उस प्रॉपर्टी का यूसेज नहीं करते अपने आप के लिए। तो पैसा कमाना है, कुछ पैसा सेव करो, कुछ अपने आप के लिए रखो। ऐसा एक रूल है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उससे 50% पैसा आपको ज़्यादा कमाना है। अब मान लो कि आपको महीने के 50,000 रुपए चाहिए नॉर्मली, तो आपको कितना कमाना है? 50% ज़्यादा मतलब कितना? मतलब 75,000 आपको ज़्यादा कमाना है। अब 75,000 ज़्यादा कमा लिया तो ऊपर के 25 आपके सेविंग में ऊपर ही चले गए। अब बचे आपके पास 50। अब जो आपने 100% पेमेंट कमाया है, ज़रूरत इतना, उसमें से 60% पैसा सेविंग होना चाहिए। उसमें से 40% पैसा आपका खाने पीने पे सब खर्च है। अब जो 60% है उसमें से 50% सेव करो, 10% चैरिटी करो। मतलब महीने में अगर आपने 10,000 कमाए हैं तो उसका 1,000 रुपया आपको क्या करना है? आपको चैरिटी करना है। मतलब आप दान धर्म कर सकते हो, गरीब लोगों को हेल्प कर सकते हो, जो भी आपको करना है। इसीलिए अमीर लोग देखो, बड़े बड़े कंपनीज 2% CSR देते हैं। MBA में, MBA के साथ साथ एक और कोर्स है दोस्तों, वो भी आप कर सकते हो, वो है MA इन CSR, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से है। अगर MBA आपने कर लिया, मान लो HR में कर लिया है या इंटरनेशनल बिजनेस, किसी भी विषय में, उसके साथ साथ अगर आपने डिस्टेंस मोड से CSR में 1 साल का डिप्लोमा भी आता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो अगर आपने कर लिया ना, अगर खासकर आपका HR में स्पेशलाइजेशन है
और CSR में आपका 1 ईयर का PG है या 2 साल का है, तो आपका पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके पास फील्ड क्या है, आप टैलेंट एक्विजिशन में जा सकते हो, पेरोल मॉड्यूल में जा सकते हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जा सकते हो, रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, ऑनबोर्डिंग में जा सकते हो। उसके अलावा आप CSR में जा सकते हो। ये जो CSR का बड़े बड़े कंपनीज में डिपार्टमेंट है, मतलब साल में अगर कंपनी ने 1000 करोड़ कमाए है तो 1000 करोड़ का 2% कितना हुआ? हाँ 2%, 20 करोड़। ठीक है, तो 20 करोड़ कंपनी क्या करती है, खर्च करेगी किसके लिए? सामाजिक काम है, टाटा फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन, अलग अलग कंपनी का। फिर उस डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया तो आपकी जिम्मेवारी क्या होती है पता है? तो पूरा पैसा आपके पास आता है। अब उस 20 करोड़ को कैसे खर्च करना है वो आप डिसाइड करते हो। आपने एक दो बिल इधर उधर भी कर दिए तो साल में 50 लाख 1 करोड़ खाना कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर आप मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन अगर करोगे तो लाइफ में फायदा है, क्योंकि अब जो है ना पूरा मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। एक फील्ड का नॉलेज लेके आपको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको फील्ड चेंज करते रहना है। मान लो आपने 5 साल HR का काम किया, फिर CSR में घुस गए, फिर उसके बाद में आप कॉर्पोरेट में घुस गए, तब जाके ज्यादा पैसा आपके पास आ सकता है। ठीक है, ये मैं कभी फुर्सत से आप लोगों को मैं पर्सनली आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये चीजें बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ये आपको अभी करना चाहिए, अभी भी आप एडमिशन ले सकती है, इवन बिफोर गेटिंग MBA। ओके चलिए आया यहाँ पे ध्यान। दूसरा, जॉर्ज वांट्स टू बाय अ न्यू कार। जॉर्ज को नई कार खरीदनी है। हमने क्या किया, वांट यूज किया है, किस लिए? इसलिए उसको कुछ चाहिए ना, सर आई वांट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी, आपने यूज किया। तो ऐसे अलग अलग वर्ब जो है वो आते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, जैसा हमने प्रेजेंट सिंपल का देखा, सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज फॉर फ्यूचर इवेंट्स। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम यूज कर रहे हैं और बात किसके बारे में कर रहे हैं? फ्यूचर इवेंट के बारे में। अब देखिए, शी इज सिंगिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट एक्चुअली ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस is used to talk about arrangements for events at a time later than now. मतलब आत्तापेक्षा आत्तापासून थोड्या वेळानंतर जर एखादी घटना तुम्हाला प्लॅन करायची असेल तर तुम्ही प्रेझेंट कंटिन्यूअस पण वापरू शकता. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल, देअर इज अ सजेशन that more than one person is aware of the event and that some preparation has already happened. म्हणजे एखादी गोष्ट भविष्य काळामध्ये होणार आहे आणि ती गोष्टीचं नियोजन तुम्ही केलेलं आहे. काय केलेलं आहे? नियोजन. फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है और उसका जो प्लानिंग है वो आपने ऑलरेडी करके रखा है, तो आप वहां पे क्या करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो आप यूज करोगे. जैसे कि आई एम मीटिंग जिम एट द एयरपोर्ट. इसका मतलब क्या है कि मैं जिम को एयरपोर्ट पे मिलने वाला हूँ और उसका मैंने ऑलरेडी प्रेपरेशन अरेंजमेंट करके रखा है. मैंने कैब बुक करके रखी है, टिकट लेके रखा है. ठीक है, इसका मतलब वी बोथ, जिम एंड आई हैव डिस्कस दिस, हमने दोनों ने पहले ही ये डिसाइड करके रखा है कि हमको एयरपोर्ट पे मिलना है और हमारा प्लान तय है. आई एम लिविंग टुमोरो, कल मैं निकल रहा हूँ. दैट मीन्स एंड आई हैव ऑलरेडी बॉट माय ट्रेन तिकीट, मी माझे ट्रेन तिकीट आधीच विकत घेतलेले आहे. सो आय एम लिविंग टुमोरो बिकॉज आई हैव बॉट माय टिकट्स. देन वी आर हैविंग अ स्टाफ मीटिंग नेक्स्ट मंडे. अगले मंडे हमारी स्टाफ मीटिंग है एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्टाफ हैव बीन टोल्ड अबाउट इट. मतलब वी आर हैविंग स्टाफ मीटिंग नेक्स्ट मंडे, अगले महीने स्टाफ का मीटिंग है. इसका मतलब सभी स्टाफ मेंबर को पहले ही हमने बता दिया है एंड एवरीबडी विल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. आई एम स्पेंडिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर विथ माई मम एंड डैड. मम्मी को हमने मम कर दिया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ अपने क्रिसमस और दिवाली की छुट्टियां सेंड करने वाला हूँ. क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर क्रिसमस और 31 अगस्त. तो जनरली आप देखें जो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल होते हैं ना, तो उनको दिवाली में छुट्टी नहीं होती, इसमें होती है क्रिसमस टाइम पे उनको ज्यादातर छुट्टियां होती है. ये आपको ध्यान रखना है. अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर थिंग्स विच यू आर अबाउट टू स्टार्ट डूइंग. कोई चीज आप करने वाले हो या आपने किसी चीज को करने का इरादा बनाया है तो भी आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करोगे. इंग्लिश स्पीकर्स ऑफन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दे आर अबाउट टू स्टार्ट डूइंग. दिस इज स्पेशली कॉमन विथ वर्ब्स ऑफ मूवमेंट सच एज गो, कम, लिव एटसेट्रा. आई एम गोइंग टू बेड नाउ. क्या मैं अभी सो गया? मैं नहीं. तो आई एम गोइंग टू बेड नाउ. दॅट मीन्स आय वॉन्ट टू गो टू बेड नाउ. आता आय एम गोइंग टू बेड नाउ, मी आता झोपायला जात आहे. याचा अर्थ मला आता झोपायचं
आहे, मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो इवन टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स that you want to do, that you are supposed to do. For example, good night. Oh, I'm going to bed now. Good night. अब मैं सोने जा रहा हूँ. That means I want to sleep. Then, will you help me finish the housework? ये घर के काम करने में मेरी थोड़ी मदद करोगे? Sorry, I can't. I'm leaving for work now. क्षमा करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी काम के लिए निकल रहा हूँ. मतलब पत्नी ने घर पे कोई काम निकाला, अभी गणपति का गौरी का सीजन चल रहा है, थोड़ा बर्तन वर्तन साफ करने में हेल्प करो. अरे पहले क्यों नहीं बोला, मैं तो अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ. होता है ना ऐसे, है ना. मेरे घर पे मम्मी ने कुछ बोला है पापा को, वो थोड़ा वो डोर वोर बांध देना. अरे पहले क्यों नहीं बोला, मैं जा रहा हूँ बाहर, है ना. इसका मतलब ओ आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प, आई एम गोइंग फॉर अ वर्क नाउ, और आई एम गोइंग फॉर अ पीस ऑफ वर्क टू बी डन नाउ. तो ये ध्यान रखना है. तो कभी कभी आप क्या करोगे, कभी कभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हो टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच यू आर अबाउट टू स्टार्ट डूइंग. ओके, चलिए दूसरा, फ्यूचर विद गोइंग. अब हमको ध्यान रखना है कि गोइंग टू यूज होता है, पहले यूज करोगे आप सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शीट या नाउन, फिर आएगा एम इज आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, गोइंग टू का स्ट्रक्चर, और उसके बाद में गोइंग टू के बाद में वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए इन्फिनेटिव, एंड दैट इज टू विदाउट टू. अब देखो, द यूज ऑफ गोइंग टू रेफर्स टू फ्यूचर इवेंट. जनरली गोइंग टू का जो स्ट्रक्चर है ये किस लिए यूज होता है, फ्यूचर इवेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए. अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द प्रेजेंट. लेकिन गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज करते समय उसका संबंध होता है प्रेजेंट से, मतलब आप बोल रहे हो प्रेजेंट में, लेकिन बात कब होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है. द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. उस कंडिशन में समय कोई महत्वपूर्ण है क्या, नहीं. इट इज लेटर दैन. आत्तापेक्षा नंतरची ती गोष्ट आहे म्हणून वेळ महत्वाची नाही. बट द ॲटिट्यूड इज दॅट द इव्हेंट डिपेंड्स ऑन अ प्रेझेंट सिच्युएशन्स दॅट वी नो अबाउट, सो इट इज यूज. म्हणजे कधी ती गोष्ट होणार आहे हे माहिती नाही, काय सांगायची गरज नाही, पण आत्ता जरी मी वर्तमानात असेल, पण मी आता असं ठरवलेलं आहे की पुढच्या महिन्यात, पुढच्या आठवड्यात थोड्या वेळाने मी ती गोष्ट करणार आहे, ऐसा मेरा क्या है, प्लान है, इंटेंशन है. तो मैंने क्या यूज किया, गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज किया. अब इसका पहला यूसेज है, वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ गोइंग टू रेफर टू आवर प्लान्स अँड इंटेंशन्स. भविष्यामध्ये एखादी गोष्ट मला करायची आहे, ऐसा मेरा इरादा है, या मुझे फ्यूचर में किसी चीज को करना है, ऐसा मेरा प्लान रेडी है, तो भी मैं क्या करूंगा, गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज करूंगा. वी आर गोइंग टू गेट ए हाई पेड जॉब. यार हमको बहुत अच्छी नौकरी जॉब, पैसे वाली नौकरी मिलने जा रही है, इसका मतलब मैंने इंटरव्यू दे दिया है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेक एन एडमिशन एट कैम्ब्रिज. मैं कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, मतलब अगले साल मुझे, अगले साल नहीं यही साल, मतलब समर में आई एम रियली गोइंग टू कैम्ब्रिज फॉर अ कोर्स. मैं सेल्टा के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे. I'm probably gonna do CELTA, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स, 45 डे कोर्स. वो इंडिया में भी अवेलेबल है, बट मुझे वहां जाके करना है, इसीलिए तो मैंने बोला ना 20 एक पेटी खर्च करेंगे, घूमेंगे, कोर्स करके वापस आ जाएंगे, थोड़ा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, उसका फायदा भी अलग है. चलो, सो वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक एन एडमिशन एट कैम्ब्रिज, कि मैं कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ. इसका मतलब क्या है कि हो सकता है मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, हो सकता है मैंने पासपोर्ट वीजा बना लिया है, या कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा मैंने वो क्लियर कर लिया है. तो हमने क्या किया, ये उदाहरण लिया, मतलब अपने प्लान को और इंटेंशन को. मतलब कोई व्यक्ति है, वो कहेगा कि सर मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ, शादी अगले साल होगी बंदे की, लेकिन अभी सर्चिंग शुरू है. सर आई एम गोइंग टू गेट मैरिड प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, अगले साल शायद मैं शादी करूंगा, मतलब उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू है. तो आपने क्या किया, गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज किया. तो जब भी आप अपने प्लान्स और इंटेंशंस के बारे में बात करोगे, आपको गोइंग टू का स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना पड़ेगा. अब आप एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिए, इन एवरीडे स्पीच गोइंग टू इज ऑफन शॉर्टेंड एज गोना, especially in American English. Okay, I'm gonna do that. I'm gonna get an admission at Cambridge. और British English में I'm going to take an admission at Cambridge. Are you gonna come with me tomorrow? Yeah, I'm gonna come with you. Go का गोना वहां पे होता है, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश का एक स्लैंग है, ध्यान रखना आपको. ठीक है, चलिए. नाउ प्लान्स एंड इंटेंशन हमने देखा. We use be going to talk about future plan. जैसे कि is Freddy going to buy a new car soon? Are John and Pam going to visit? I think Nigel and Mary are going to have a party next week. ये हमने अलग अलग उदाहरण लिए हैं. ठीक है, चलिए. अब ध्यान रखना,
कभी कभी हम गोइंग टू का दूसरा यूसेज ये है, वी कैन ऑल्सो यूज द स्ट्रक्चर ऑफ गोइंग टू व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेझेंट एव्हिडन्स. म्हणजे वर्तमान काळाच्या अनुषंगाने तुम्ही भविष्याचं काहीतरी प्रेडिक्शन टाकताय. अभी बादल छाए हुए हैं. अब आपने बादलों की तरफ देखा, डार्क हो गए हैं, फिर आपने अंदाजा लगाया, सर आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन दिस इवनिंग. मुझे लगता है आज शाम में बारिश होगी. क्यों होगी? बाहर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और आपने कहा आज बारिश होगी. तो डॉक्टर बोलेगा बेटा एयरबड आके डॉक्टर से जाके चेकअप करवा के आ जाओ. इसका मतलब क्या है? आपने प्रेजेंट सिचुएशन देखा, बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए, इसका मतलब बारिश होगी. तो आपने क्या किया? प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पे अगर आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है तो वहां पे क्या आएगा? गोइंग टू का स्ट्रक्चर. वी यूज बी गोइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग that we think it's certain to happen or which have evidence for now. एखादी गोष्ट निश्चितच घडणार आहे का एखादी गोष्ट घडणार आहे याचे पुरावे आपल्याकडे आहेत. अब चूंकि बादल छाए हुए हैं तो बारिश आना तो बहुत लाजमी है ना. इसका मतलब सर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करके एग्जाम दी है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू पास दी अटेम्प्ट. म्हणजे जरी एखादी घटना भविष्य काळात घडणार असेल लेकिन उस घटना का एविडेंस अभी आपके पास है और आपको ऐसे लग रहा है स्ट्रांगली कि ये होगा, तो भी क्या आएगा? गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज होगा. देयर इज गोइंग टू बी अ टेरिबल एक्सीडेंट. आपके सामने कोई गाड़ी वाला है, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है इधर उधर, सामने ट्रैफिक है. आपने बोला सर दिस कार इज गोइंग टू हिट टू समवन एल्स, इट इज गोइंग टू बी अ टेरिबल एक्सीडेंट, बिकॉज उसके चलाने के वजह से आपने ये बताया. ही इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन. वो एक बहुत ही ब्रिलियंट पॉलिटिशियन होने जा रहा है क्योंकि अभी उसमें वो ब्रिलियंसी है, अभी वो उस प्रकार से काम करता है और हमें ऐसा फील हो रहा है. आई एम गोइंग टू हैव टेरिबल इंडाइजेशन. मतलब आपने बहुत अनाप शनाप चीजें खा ली है, वेज खा लिया, नॉन वेज खा लिया, जो मिला वो सब खा लिया, भजिया वड़ा पाव कचौरी जो मिला सब खा लिया. सर आई एम गोइंग टू हैव अ टेरिबल इंडाइजेशन, मतलब अपचन. तो मैंने इतना तो खा लिया है लेकिन अब ये पचेगा नहीं, मुझे वॉमिट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? चूंकि आपने खा लिया है, आपको लग रहा है. म्हणजे गोइंग टूचा दुसरा युसेज काय आहे की एखादी गोष्ट भविष्य काळामध्ये घडणार आहे परंतु ती गोष्ट घडणार आहे याचे तुम्हाला पुरावे कुठे मिळत आहेत? वर्तमानाला मिळत आहेत. माने आपने प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या किया है? लिंक किया है, ज्वाइंट किया है वहां पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तीसरा, कमांड के लिए. व्हेन यू वांट टू गिव अ कमांड टू समबडी एल्स तो भी आप क्या करोगे? गोइंग टू का स्ट्रक्चर. वी यूज बी गोइंग टू when we give commands or state that something is obligatory. एखादी चीज को करना अनिवार्य है. ऑब्लिगेटरी म्हणजे अनावश्यक, टाळता येऊ शकत नाही, अनिवार्य. अगर किसी चीज को करना यह आपके लिए अनिवार्य है तो भी आप क्या करोगे? आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज करोगे. यू आर गोइंग टू पिक अप ऑल ऑफ दोज टॉयज राइट नाउ. दिस रूम इज अ मेस. तू आता तुझी सगळी पुस्तकें आवर सगळा कचरा करून ठेवला है. क्या किया आपने? कमांड दिया है उसको. और अगर नहीं आपने मेरी बात मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, है ना. छोटे बच्चों को हम कहते हैं मोबाइल ठेवतो आता का काय, मतलब मोबाइल अगर उसने नहीं रखा तो फिर तुम पे रट्टा पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू, ऐसा हमने बोला है किसी को, यू आर गोइंग टू पिक अप ऑल योर टॉयज राइट नाउ, दिस रूम इज अ मेस. तू आता तुम अपने ये सभी टॉयज अभी उठाओगे, ये रूम पूरा मेस हो गया. मतलब आपने क्या किया? कमांड दिया है, गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज किया. ओके, ध्यान रखना. आया समझ में? चलिए, गॉट इट. अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, अब विल में और गोइंग टू में. सर आई थिंक आई विल गो टू मुंबई टुमारो एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो. व्हाट इज द डिफरेंस? या आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो एंड आई विल गो टू मुंबई टुमारो. क्या डिफरेंस आएगा? चलो अब बताता हूं आपको. सी, विल इज ऑफन यूज्ड इन अ सिमिलर वे टू बी गोइंग टू. वैसे अगर देखा जाए तो विल और गोइंग टू का यूसेज सिमिलर है, yet there is a little grammatical difference between them. Will is used when we are talking about something with absolute certainty. 100% श्योरिटी अगर है, कितना? 100% श्योरिटी, तो आप विल यूज करोगे. ठीक है. सर आई विल गो टू मुंबई टुमारो, कल मैं मुंबई जाऊंगा जाऊंगी, कंफर्म है. मतलब जब भी आप प्रॉमिस करते हो ना, ओके डोंट वरी आई विल हेल्प यू,
चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस है। तो जब आप 100% प्रॉमिस करोगे तब आप क्या यूज करोगे, विल का जो स्ट्रक्चर है वो यूज वहां पे करोगे। एंड बी गोइंग टू इज यूज्ड when we want to emphasize our decision or the evidence in the present. वर्तमान काळाच्या आधारे जर भविष्याची तुम्ही काय करत असाल, काही प्रेडिक्शन करत असाल, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया है, ठीक है, तो मैंने कहूंगा सर चेतन हैज इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर गणपती फेस्टिवल, आई थिंक आई एम गोइंग हिज होम टुमोरो. म्हणजे वर्तमान काळाच्या आधारावर भविष्य काळाचं. और दूसरा यूसेज है, वी यूज विल when we make a decision at the time of speaking. बोलते समय अगर आपने कोई निर्णय लिया तो आप will यूज करोगे. and we use the structure of going to when something is already planned, when something you are intent to do. एखाद्या गोष्टीचं आधीच नियोजन झालेलं असेल तर तुम्ही गोइंग टू चा स्ट्रक्चर वापरता. आता समजा मी तुम्हाला विचारलं, मैंने आपको पूछा व्हाट आर यू डूइंग टुमोरो इवनिंग, नथिंग सर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके सो शैल वी गो फॉर अ मूवी, हम मूवी के लिए जाते हैं, ओके. अब मैंने क्वेश्चन पूछते समय क्या पूछा, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, ओके, और व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो इवनिंग. इसका मतलब आपका कोई प्लान है, इस वजह से हमने वो क्वेश्चन जो है वो पूछा है, ठीक है. तो ध्यान रखना है आपको, दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. अंडरस्टूड, गॉट इट, ठीक है. कभी आपने इतना डिटेल में पढ़ा था क्या? ये बहुत डिटेल है, इसका नोट्स मिलेगा तो पढ़ना है 2-3 बार, तो स्पोकन रिटन दोनों के लिए हेल्प होगा. अब एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको. कभी कभी क्या होता है, अबाउट टू का जो स्ट्रक्चर है ना, अबाउट टू, ये स्ट्रक्चर भी यूज होता है फ्यूचर के लिए. ध्यान रखना, एम इज और आर अबाउट टू जो है ये यूज होता है सिंपल फ्यूचर दिखाने के लिए. और was और were अबाउट टू अगर है तो उसका यूसेज होता है पास्ट दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सर आई वॉज अबाउट टू कॉल यू बट देन यू कॉल्ड मी. मी तुम्हाला फोन करणारच होतो पण तुम्ही मला कॉल केला. मान लो मेरे को किसी ने पूछा, हे मनोज वेयर आर यू, हे हर्ष आई वॉज अबाउट टू कॉल यू बट लकीली यू कॉल मी बैक. अरे मी तुला कॉल करणारच होतो, आई मीन आई वॉज अबाउट टू डू समथिंग बट आई डिड नॉट डू इट. एम इज आर अबाउट टू, ये देखते हैं. शी इज अबाउट टू लिव, बस अब वो अभी निकलने ही वाली है. यू आर अबाउट टू सी समथिंग वेरी अनयूजुअल, कुछ अनयूजुअल अभी आपको दिखेगा. आई एम अबाउट टू गो टू अ मीटिंग, बस अभी एक मीटिंग को ही जाने वाला हूँ. कैन आई टॉक टू यू लेटर, क्या मैं आपसे बाद में बात करूँ. आपने अबाउट टू का स्ट्रक्चर यूज किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. वी आर जस्ट अबाउट टू गो टू स्लीप, बस आता आम्ही झोपणारच आहोत. सॅली इज जस्ट अबाउट टू टेक एन एक्झाम, ती आता परीक्षा घेणारच आहे. सर ऍक्च्युली आय एम अबाउट टू गो टू माय स्टडी रूम नाउ, बस आता मी माझ्या स्टडी रूमला जाणारच आहे. तो एम इज आर ये प्रेजेंट में, और अबाउट टू अगर आपने लगाया और अबाउट टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो इसका मतलब है कि वो चीज बस थोड़ी देर बाद ही होने वाली है, आता थोड्या वेळाने ती गोष्ट होईल. ऍक्च्युली आय एम अबाउट टू टेल यू समथिंग अबाउट CSR कोर्स, म्हणजे मी आता तुम्हाला CSR कोर्स बद्दल सांगणारच आहे, अशा अर्थाने आपण ते वापरलंय, ठीक है. और वी आर जस्ट अबाउट टू गो टू स्लीप, बस अब हम सोने ही वाले हैं. तो आपने कभी कभी एम इज आर अबाउट टू के साथ अगर जस्ट लगा दिया, इट इज ऑफन यूज्ड विद द वर्ड जस्ट which emphasizes the immediacy of the action. एखाद्या घटनेची त्वरितता दाखवायची है, मतलब बस ये अभी ये घटना होने ही वाली है, तो भी आप क्या करोगे, अबाउट टू का जो स्ट्रक्चर है वो आप क्या करोगे, यूज करोगे. ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है. चलो दूसरा, दिस फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस टू रेफर टू एन एक्शन दैट वॉज इमिनंट बट वॉज इंटरप्टेड. म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही करणार होते, आप कुछ करने वाले थे लेकिन आपने नहीं किया, वो चीज इंटरप्ट हो गई. व्हेन क्लॉज, जैसे कि शी वॉज अबाउट टू लिव व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया तब वो जाने ही वाली थी. आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेलीफोन हर व्हेन शी वॉक्ड इनटू द हाउस, मैं उसको फोन करने ही वाला था, इतने में वो मोहतरमा ही मेरे घर पे आ गई. हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया. फॉर एग्जाम्पल, हे सॅली आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू बट लकीली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम यू. मी तुला फोन करणारच होतो, तितक्यात तुझा फोन आला, तो हमने क्या किया है, अबाउट टू का स्ट्रक्चर जो है वो यूज किया है. इज दिस क्लियर, यहाँ तक समझ में आया. ये देखा हमने कैसे अदर टेंसेस फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं. इसका ज्यादा उपयोग या ज्यादा फायदा आपको होगा दोस्तों
स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें नॉर्मल किताबों में हमें नहीं मिलती है। आई विल गिव यू इट्स नोट्स टुमारो। तो फिर ये अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, 2-3 बार इसको रिवाइज किया, तो स्पोकन के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको लाइफ टाइम के लिए ये टॉपिक हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आपका अगर कोई कॉमन डाउट हो तो आप मुझे पूछिए। अभी तक के जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए हैं, मतलब फ्यूचर हमें और एक दिन लगेगा, कल हम फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इसका नोट्स भी कल दूंगा। अब तक के कोई डाउट है आपके मन में तो पूछो। कोई डाउट है किसी टेंस को लेके, उसके यूसेज को लेके, यू कैन आस्क मी। थैंक यू। चलो, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये नोट्स मैं कल आपको दूंगा। तो जैसे ही आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना, ध्यान रखना, अब ये नोट्स हमेशा के लिए साथ रखना, क्योंकि टेंस का यूसेज कभी चेंज नहीं होता है। 100 साल पहले भी वही था, आज भी। हाँ, उसमें थोड़ा एडिशन जरूर हो सकता है ग्रामर के अनुसार। तो ये नोट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया था। तो आज हम रुकते हैं गाइज यहाँ पे, क्योंकि अगला पार्ट हम शुरू करेंगे। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो 2-3 मिनट ही बचे, उसमें नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, आई विल स्टार्ट, आई थिंक आई विल एंड फ्यूचर टेंस टुमारो। उसमें फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूसेज होता ही नहीं है। आप नॉवल पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको कहीं दिखेगा आई विल हैव बीन गोइंग, ऐसे जनरली यूज होता ही नहीं है। तो 3 टेंसेस का यूसेज और इसका नोट्स हम देखेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूली टेस्ट देखेंगे। मतलब हर टेंस पे 10-10, 15-15 क्वेश्चन, जो एरर का पार्ट मैंने कहा था ना, कॉमन एरर ऑन द टेंसेस, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ टेंसेस, ये काफी लंबा टॉपिक है। फिर उसके बाद में फंक्शनल ग्रामर है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली हैड, एज सुन एज, रिमूव टू, बी एबल टू, अनेबल टू, फ्रेम अ रिटोरिकल क्वेश्चन, ये देखेंगे। फिर इसके बाद में चेंज द वॉइस, देन नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है, ओके, ये देखना है हमको। फिर उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच और उसके एरर है। फिर फिगर ऑफ स्पीच है। तो ऐसा पूरा ग्रामर हम कवर करेंगे। और उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, कॉलोकेशन, ऐसा लेंदी सिलेबस है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और जो एमबीए के सीईटी के जो एग्जाम के पेपर है, वो भी ज्यादातर हम सॉल्व करेंगे। अब जब मैं आपको कॉम्प्रहेंशन पढ़ाऊंगा, तो ज्यादातर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, एमबीए के जो पीवाईक्यूज के पैसेजेस है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है। और जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा एग्जाम में आपको फायदा होगा उसको। गॉट इट अंडरस्टूड? ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आता मला एक सांगा, जो मैंने बताया था CSR के बारे में, तर तो जो कोर्स आहे त्याच्यामध्ये